नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 11। देखिए, अध्याय 10 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मीनू को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि उसके पिताजी बीमार हैं, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। और यह बात सुन करके मीनू परेशान हो जाती है और अपना बैग वगैरह फटाफट हॉस्टल में जाकर के पैक करती है। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो अगले दिन प्रातः यानी सुबह होने का इंतज़ार करती है। और अब आगे की स्टोरी देखिए। मीनू के पिताजी की हालत काफ़ी नाजुक हो चली थी। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित और माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। विचलित यानी परेशान हो उठी थी एकदम कि मन बेचैन उनका हो रहा था कि कैसे ये ठीक होंगे। परेशान हो गई थी उनकी माँ। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो वह बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि उनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौंध जाते। देखिए, अगर घर में एक वर्किंग होता है यानी पिताजी वर्किंग होते हैं और सब लोग उनके ऊपर निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो गृहस्थी होता है वो पूरा हिल जाता है। जो मेन मालिक होता है घर का, अगर जो कमाने वाला होता है, अगर वो चल बसा तो समझिए बाकी लोगों का जीवन गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम ये सारी चीज़ें मीनू की माँ भी सोच करके दुखी हो रही हैं, अंदर से परेशान हो रही हैं। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते। परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। यानी सबसे बड़ी बेटी थी इसलिए पिताजी मीनू को बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उसे मानते थे। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस कारण उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह के 9 बज रहे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थी। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? तो पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने वाली ही होगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नज़र दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। तो मीनू बोलती है, माँ पिताजी की तबीयत कैसी है? तो माँ बहुत दुखी थी। मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का भी दिल भर आया। क्या हो गया उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले ही तो अच्छी हालत में छोड़कर गई थी, ऐसा मीनू सोच रही है। तो माँ बोलती है, दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टरों ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है, ऐसा माँ ने कहते हुए, जब माँ ऐसा मीनू से कह रही थी तो उनका पूरा गला भर आया, यानी एकदम दुखी होकर के माँ ने जवाब दिया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ कहाँ लेटे हैं पिताजी? तो माँ बोलती है, हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं, सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो। तो मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम जी की आंखें बंद थी। शायद वे सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था। कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे।
मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद है तो उसने उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी। तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नज़र समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नज़र पिताजी की ओर। उसे इंतज़ार था कि कब वे जागे और वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि शायद वे जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे और मीनू को पास खड़ी देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में वे बोल पड़े, मीनू बेटी तू कब आई? ऐसा पिताजी ने बोला। तो मीनू बोलती है, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तो पिताजी ने बोला, ऐसी ही है, कहकर उन्होंने वापस से अपनी आंखों को मूंद लिया यानी बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो इतना बोलने से ही उन पर काफी जोर पड़ा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया, मतलब दिल भर आया यानी वो अंदर से काफी दुखी हुई। आखिर क्या हो गया है उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर गई। नृत्यांगना यानी कि डांस करने वाली, जो काफ़ी फेमस कथक करने वाली नृत्यांगना थी या लड़की थी। मीनू की नज़र उस तस्वीर की ओर गई। नृत्य के विभिन्न भावों में खींची फोटो देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तभी उसकी नज़र घड़ी की ओर गई। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय वह कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था। परंतु समय को कौन जान सकता है, यानी जो होना लिखा रहता है देखिए वही होता है। हम और आप कितना भी चाहें कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, वो नहीं होता है। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। यानी पिताजी के पास अब आशा बैठेगी, आप जाइए और खाना खाकर आइए। यद्यपि मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी, यानी किसी को भी भूख नहीं लग रहा था। जिस दिन पिताजी की तबीयत खराब थी रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी? रात दिन जागना होता है उनके साथ। माँ समझाती है कि बेटी खाना खा लो, क्योंकि देखिए अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम किसी की भी देखभाल नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक रखना चाहिए। तो मीनू बोलती है, अच्छा माँ थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 सप्ताह यही क्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, उनके पास यानी पिताजी के पास बैठा रहता। कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सबकी सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफ़ी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे, यानी पिताजी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। प्रातः काल लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें भी पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी।
मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम पूछी और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। कुशल क्षेम यानी कि जो हाल चाल हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ये चीज़ कैसा है, काम कैसा चल रहा है, हाल चाल पूछना कुशल क्षेम। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। देखिए, एक सजेशन मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप किसी पेशेंट से या किसी रोगी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज है या फिर उसकी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है, तो उससे कम बातें करनी चाहिए। तो एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दें इतनी बातें ना करें, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ ना बोली। बुआ जी वहां बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रही। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे कहाँ चुप होने वाली थी। वे लगातार बोलती ही रही, ऐसे पड़ोसी ने ये किया, पड़ोसी ने वो किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आज उसने ये किया। ये सारी बातें बकबक बकबक बुआ जी करती रही। अब मीनू से चुप न रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफ़र की काफ़ी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, इतनी देर में पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहां से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी वहां से उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूं। यह कहकर वे पिताजी के कमरे में पहुंची, यानी वापस वो पिताजी के रूम में चली जाती हैं। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूँगी। तो पिताजी बोलते हैं, हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो। तो बुआ जी बोलती हैं, देख तेरी दो दो बेटियां जवान हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। तो पिताजी ऐसे गर्दन हिलाते हुए हूँ कहकर ऐसे पिताजी ने अपनी गर्दन को हिलाई और चुप हो गए। तो वापस से बुआ जी बोलती हैं कि भैया मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाएगी तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। देखिए, यही सोच मैं चाहती हूँ, इवन सुषमा अग्रवाल जी भी चाहते हैं कि ये जो सोच है लोगों की हमारे समाज में, ये सब ख़त्म होनी चाहिए कि बेटियों का शादी करना मतलब उनकी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना है। आप बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको स्टैंड कराओ, उनका फ्यूचर बनाओ कि वे सारी चीज़ें अपना खुद देख रेख कर सकें। और जब लड़की के विवाह में समस्या आ रही है, लोग उसे नकार रहे हैं, तो इससे बेटर है ना कि लड़की को हम पढ़ा लिखा करके उसे स्टैंड कराएं, इस काबिल बनाएं कि हम रिश्तों को ना ढूंढें, रिश्ते उसके पास चल करके आए। आप इस तरीके से काबिल बनाइए। तो पिताजी ने कहा, बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल पा रहा है। तो बुआ जी बोलती हैं, सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कहकर बुआ जी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। देखिए, जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बुआ जी को समझना चाहिए था। अब आगे देखिए, माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। देखिए, वापस से पिताजी को टेंशन हो जाता है इस बात से। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही है और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी है।
अभी वे इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं है। उनकी बात बीच में काटते हुए देखिए माँ क्या बोलती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मतलब आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो पिताजी बोलते हैं, नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते रह जाते हैं। यानी जब हमारे जाने का समय आ जाता है इस दुनिया से, तब कोई लाख कोशिश करे कोई कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा पिताजी बोल रहे हैं। तो माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? तो पिताजी बोलते हैं, नहीं, तुम मेरी मनस्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले न कर दूं, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। अब देखिए माँ क्या बोलती है कि आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते ऐसा माँ भी उदास हो जाती हैं। तो पिताजी बोलते हैं, लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए देखिए क्या कहा कि मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी करने के लिए तैयार होना असंभव है। जब बेटी पढ़ रही है और हम उसका सोचे कि विवाह कर दे, तो बीच में उसकी पढ़ाई रुक जाती है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनके इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। पिताजी ने सोचा कि मेरी तबीयत खराब है तो मीनू ज़रूर शादी के लिए तैयार हो जाएगी। तो माँ ने मीनू को आवाज़ लगाई, मीनू बेटे इधर तो आओ ज़रा। तो मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई, ऐसा मीनू बोलती है। तो मीनू ने देखिए कमरे में प्रवेश किया। दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफ़ी समझदार हो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मीनू बोलते, जी पिताजी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो पिताजी बोलते हैं, यानी दयाराम जी बोलते हैं, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी न सकूंगा। तो मीनू बोलती है, नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया, वो रोने जैसी हो गई। देखिए बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? ऐसा पिताजी बोल रहे हैं। तो मीनू बोलती, पिताजी आप तो जानते ही हैं, मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? एकदम बात सही है, जैसे ही शादी हो जाती है ना तो ससुराल जाते हैं, तो पहले तो घर के सारे काम हो जाने चाहिए A to Z। और अगर आपको शादी करने के बाद कॉलेज जाना है तो पहले घर के टोटल काम हुए तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल सकते हैं। किसी किसी घर में ऐसा होता है, सारे घर में नहीं होता है। जहाँ पर लोग समझदार होते हैं वो अपनी बहू को कोऑपरेट करते हैं, उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग नहीं समझते हैं अपनी बहू को, वहाँ पर उसकी पढ़ाई में बाधा भी डालते हैं। आगे देखिए, पास बैठी माँ क्या बोलती हैं, मीनू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। तो मीनू बोलती है, पर माँ मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ, मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। सही बात है। तो मीनू बेटी,
मीनू बेटी, तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा, ऐसा माँ बोलती है। तो मीनू बोलती है कि माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। तो यह बात सुनकर पिताजी से रुका न गया। वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? आगे देखिए मीनू क्या बोलती हैं। जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूं, तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? कुछ रुककर, ऐसा थोड़ी देर रुक जाती है मीनू, तो फिर बोलती है, नहीं पिताजी नहीं, इस काम के लिए न आपका दिल गवाही देगा और न मेरा ही। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ, उस पर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने ऐसा पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों ही चुप रह जाते हैं। ठीक है, दोनों ही चुप हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। यह कहकर मीनू वहां से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायंकाल का समय था, यानी शाम का समय था। माँ रसोई में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही, फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहें तो कल मेरठ चली जाऊं। तो माँ बोलती है, अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो? चली जाओ, तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। तो मीनू बोलती है, ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। तो यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखने लगी। रात के देखिए 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रही जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। वे सुबह की वही सारी बातें सोच रही थी कि मॉर्निंग में क्या क्या हुआ, माँ ने क्या बोला, पापा ने क्या कहा, कैसे वे चिंतित हैं, कि कैसे उन्होंने बोला कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें वो सोच रही थी। तो मीनू को लगा कि कहीं उसकी शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। वो सोच रहे थे कि कहीं उसने शादी से मना किया तो उसके मम्मी पापा को ठेस तो नहीं पहुंची। और दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती है। ये एकदम करेक्ट बात है। हम शादी के बाद सोचते हैं तो वो मुश्किल होता है करना, घर और परिवार ये सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर परिवार अच्छा मिल गया तब तो सब ठीक है, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर परिवार नहीं ठीक है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अपने सपनों को पूरा करना। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आंख खुली जब माँ उसके लिए गर्म गर्म चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। जाने के लिए वो तैयार होने लगी। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी।
देखिए कभी कभी जो हम चाहते हैं ना वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर देखिए रख दिया और फिर सफलता व मंगलमय भविष्य की कामना की। और यहाँ पर हमारा अध्याय 11 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।